नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। पिछले एक दशक मतलब 2014 से अब तक भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, हम उनकी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नक्शे की तरह हैं, जो दिखाते हैं कि देश की प्राथमिकताएं कैसे बदली, कैसे विकसित हुई। और हमारा मकसद सिर्फ योजनाओं को गिनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की रणनीति को समझना है। क्या ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था? बिल्कुल। और यही सवाल सबसे अहम है। क्या ये योजनाएं अलग अलग टुकड़े हैं या फिर एक बड़ी पहेली के हिस्से जो एक दूसरे से जुड़ते हैं? क्या एक योजना ने दूसरी के लिए जमीन तैयार की? हम इसी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2014 से, जहां हम कह सकते हैं कि नींव रखी जा रही थी। शायद जो योजना सबसे जमीनी स्तर पर जुड़ी वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। हर घर में एक बैंक खाता। ये इतना जरूरी क्यों था कि इसे सबसे पहले लागू किया गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जनधन योजना सिर्फ बैंक खाते खोलने की मुहिम नहीं थी। ये आने वाले सालों में सरकार की पूरी कल्याणकारी व्यवस्था की, आप कह सकती हैं, नींव का पत्थर थी। इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे देश का एक नया वित्तीय प्लम्बिंग सिस्टम बिछाया जा रहा हो। वित्तीय प्लम्बिंग सिस्टम, ये दिलचस्प है। हाँ, 28 अगस्त 2014 को जब ये लॉन्च हुई तो मकसद साफ था, हर नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना। और जब 2020 तक 38 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए तो ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था। नहीं, ये सरकार के लिए हर नागरिक तक सीधे पहुंचने का एक हाईवे बन गया था। इसके बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी क्रांति संभव ही नहीं थी। अच्छा, तो ये भविष्य की योजनाओं के लिए एक पाइपलाइन तैयार करने जैसा था। और इसी दौर में एक और बड़ा नारा गूंजा जिसके लोगों में एक शेर था, मेक इन इंडिया। तो एक तरफ ये वित्तीय प्लम्बिंग और दूसरी तरफ देश के औद्योगिक हार्डवेयर को ठीक करने की कोशिश। एकदम सही कनेक्शन, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। 25 सितंबर 2014 को आई मेक इन इंडिया सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने के बारे में नहीं थी। ये भारत को चीन के दुनिया की फैक्ट्री वाले मॉडल के एक विकल्प के रूप में पेश करने की एक रणनीतिक कोशिश थी। ये दुनिया भर के निवेशकों को एक संदेश था कि भारत में डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड है, तो यहाँ निवेश करना सुरक्षित भी है और फायदेमंद भी। लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाना और सबसे जरूरी रोजगार। बिल्कुल, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना। एक सांसद का एक गांव गोद लेना, इस बड़ी तस्वीर में ये कहाँ फिट होती है? ये उस संतुलन को दिखाता है जहां मेक इन इंडिया का फोकस शहरों और उद्योगों पर था, वहीं 11 अक्टूबर 2014 को आई ये योजना ये पक्का कर रही थी कि ग्रामीण भारत पीछे न छूट जाए। इसका विचार ये था कि विकास का एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसे बाकी गांव देखकर अपना सकें। हर सांसद को 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को मॉडल विलेज बनाना था। तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों अप्रोच का एक मिश्रण था। और 2014 के अंत में एक और मानवीय पहलू पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य। मिशन इंद्रधनुष, इसका नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई इस योजना का नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया था। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही ये मिशन 7 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण पर केंद्रित था। जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। सही। लक्ष्य था 2020 तक 90% से ज्यादा टीकाकरण कवरेज हासिल करना, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आप देख सकते हैं, पहले ही साल में वित्तीय, औद्योगिक, ग्रामीण और स्वास्थ्य चारों स्तंभों पर काम शुरू हो गया था। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे इन योजनाओं को एक साथ देखने पर एक रणनीति दिखाई देती है। अब 2015 में चलते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि सामाजिक और ढांचागत बदलावों पर ज्यादा जोर था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक अभियान था। 22 जनवरी 2015, और ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये एक सामाजिक मानसिकता को बदलने का आह्वान था। देश में जो लिंगानुपात गिर रहा था, उस राष्ट्रीय चिंता को ये योजना सीधे संबोधित कर रही थी। और इसके ठीक बाद 8 अप्रैल 2015 को आई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसने छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देने का रास्ता खोल दिया। शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 श्रेणियों में लोन देकर सरकार ने उस छोटे व्यापारी या कारीगर तक पहुंचने की कोशिश की जो बड़े बैंकों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता था। अच्छा, और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है।
हमारे स्रोतों के मुताबिक 25 जून 2015 को एक ही दिन में 3 बड़ी शहरी योजनाएं लॉन्च हुई। अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये शहरी भारत को बदलने की एक सोची समझी 3 स्तरीय रणनीति थी। इसे हम एक 3 परतों वाले केक की तरह समझ सकते हैं। 3 परतों वाला केक, ये तो बड़ा दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। तो देखिए, केक की सबसे निचली और सबसे जरूरी परत होती है बुनियाद। वो थी अमृत योजना, मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम था 500 शहरों में पानी की सप्लाई, सीवेज नेटवर्क जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। इसके बिना कोई भी शहर आधुनिक नहीं बन सकता। ठीक है, तो अमृत योजना केक का बेस हो गई। और बीच की परत? बीच की परत थी सम्मान की प्रधानमंत्री आवास योजना। हर नागरिक को छत देना। लक्ष्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाना। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को गरिमा और सुरक्षा देने का वादा था। यह केक का वो हिस्सा है जो उसे ठोस बनाता है। और सबसे ऊपरी परत यानी कि सजावट? वो थी स्मार्ट सिटी मिशन। और ये सिर्फ मुफ्त वाईफाई या सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में नहीं था। इसका असली मकसद था शहरों के मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना। इसमें सिंगापुर से एकीकृत योजना, मतलब इंटीग्रेटेड प्लानिंग की सीख ली गई। जैसे कि एक उदाहरण है कि सभी पाइपलाइन और केबल के लिए एक ही डक्ट बनाया जाए ताकि सड़कों को बार बार खोदना न पड़े। ये शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने की एक दूरदर्शी सोच थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट शहर को चलाने के लिए एक स्मार्ट डिजिटल बैकबोन की भी जरूरत होती है? शायद इसीलिए इसके तुरंत बाद 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन आया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डिजिटल इंडिया मिशन सिर्फ लोगों को इंटरनेट देने के लिए नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते को तकनीक के जरिए बदलना। दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय डिजी लॉकर का इस्तेमाल। और सबसे बड़ा बदलाव था सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण। किसानों या गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी? हाँ, वो सीधा उनके जनधन खातों में। इसने बिचौलियों को सिस्टम से हटा दिया। एकदम। और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट की। लेकिन एक डिजिटल हाईवे बनाने के बाद आपको उस पर चलने के लिए कुशल ड्राइवर भी तो चाहिए। क्या स्किल इंडिया मिशन उसी कमी को पूरा करने के लिए था? बिल्कुल। 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन ने इस बात को समझा कि भारत की युवा आबादी तभी एक संपत्ति है जब उसके हाथ में हुनर हो, सिर्फ डिग्री नहीं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल काम, कोडिंग, डेटा एंट्री, ऐसे कौशल जिनकी बाजार में सचमुच मांग है। इस मिशन ने हुनर को समाज में सम्मान दिलाने का काम किया। तो हमने देखा कि कैसे 2015 में शहरों, डिजिटल दुनिया और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन भारत तो गांव में भी बसता है। तो क्या इसके बाद फोकस वापस गांवों और देश के बुनियादी ढांचे पर गया? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सागरमाला परियोजना जैसी योजनाएं इसी दौर की हैं। हाँ, ये विकास के पहिए को संतुलित करने जैसा था। 25 जुलाई 2015 को आई ग्राम ज्योति योजना का लक्ष्य था हर गांव तक बिजली पहुंचाना। और इसका असर सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं था। गांव में बिजली का मतलब है पानी का पंप, आटा चक्की, बच्चों के लिए देर तक पढ़ाई और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं। सही कहा। और वहीं 31 जुलाई 2015 को आई सागरमाला परियोजना। ये देश के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट की क्षमता को अनलॉक करने का एक बहुत बड़ा प्लान था। इसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब बंदरगाहों को आधुनिक बनाना और उन्हें बेहतरीन सड़कों और रेलवे से जोड़ना, ताकि मेड इन इंडिया उत्पाद दुनिया के बाजारों तक तेजी से और सस्ते में पहुंच सकें। इन सब चीजों के लिए, चाहे वो गांव की चक्की हो या बंदरगाह की क्रेन, बिजली तो चाहिए। लेकिन उस वक्त बिजली कंपनियां खुद भारी घाटे में थीं। शायद यहीं पर उदय योजना की भूमिका आती है। बिल्कुल, उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो 5 नवंबर 2015 को आई। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी सुधार था। राज्यों की जो बिजली वितरण कंपनियां थीं, डिस्कॉम, वो भारी कर्ज में डूबी थी। ये योजना केंद्र और राज्यों के बीच एक समझौता थी ताकि इन कंपनियों को वित्तीय रूप से फिर से खड़ा किया जा सके। एक रोचक तथ्य ये है कि इस मुश्किल सुधार को अपनाने वाला पहला राज्य झारखंड था। अच्छा? हाँ, ये देश के ऊर्जा क्षेत्र की सेहत के लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा थी। अब हम 2016 से 18 के दौर में आते हैं। हाँ।
यहाँ ऐसा लगता है कि योजनाओं का फोकस सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को छूने पर था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे ख्याल से। हाँ, 1 मई 2016 को शुरू हुई उज्ज्वला योजना एक गेम चेंजर थी। कागज पर देखें तो ये एक ऊर्जा योजना थी, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। लेकिन असल में ये एक महिला स्वास्थ्य योजना थी। इसने करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाई और सरकार ने इसमें सबसे बड़ी बाधा को समझा, जो थी कनेक्शन की शुरुआती लागत। इसलिए हर कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई और इसी ने इसे सफल बनाया। और उज्ज्वला के बाद शायद इस दशक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आई, आयुष्मान भारत। इसका पैमाना तो अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई आयुष्मान भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार, मतलब लगभग 50 करोड़ लोग, उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज। इसका सबसे बड़ा असर ये है कि ये परिवारों को किसी गंभीर बीमारी के कारण होने वाली वित्तीय तबाही से बचाता है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बचाता है। यह एक बहुत मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच है। इसी दौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जैसी स्कीमें भी आईं। हाँ, और छोटे शहरों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना भी। हाँ, ये सभी योजनाएं एक ही विचार से प्रेरित थीं कि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, जो 27 अप्रैल 2017 को आई। उसने हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका दिया। सरकार कम मुनाफे वाले रूट पर एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, जिससे टिकट सस्ते हो जाते हैं और छोटे शहर देश के आर्थिक नक्शे पर आ जाते हैं। अब हम आखिरी चरण में आते हैं, 2019 से 2024 तक। यहाँ योजनाएं और भी ज्यादा लक्षित और नए मॉडल पर आधारित लगती हैं, जैसे सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना सही अवलोकन है। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में भर्ती का एक बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद 25% को स्थायी किया जाता है, जबकि बाकी को एकमुश्त 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलता है। ये सेना को युवा रखने और पेंशन के बोझ को कम करने का एक प्रयास है। और फिर हमारे पास पीएम विश्वकर्मा और पीएम जनमन जैसी योजना है। ये तो बहुत ही विशिष्ट समूहों पर केंद्रित हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शासन का फोकस अब मैक्रो से माइक्रो की ओर जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को आई, वो 18 तरह के पारंपरिक कारीगरों को, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश है। और पीएम जनमन तो और भी ज्यादा केंद्रित है। वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीज के लिए है, जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गए हैं। तो अंत में सबसे हालिया योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भविष्य की बड़ी चुनौती, मतलब ऊर्जा और पर्यावरण दोनों को संबोधित करती है। बिल्कुल। 13 फरवरी 2024 को घोषित ये योजना एक तीर से 2 निशाने साधती है। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर ये हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी, जिससे उनका बिल कम होगा। और साथ ही ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद करेगी। ये व्यक्तिगत लाभ और राष्ट्रीय लक्ष्य का एक बेहतरीन संगम है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें, जनधन खातों से लेकर घरों पर सोलर पैनल तक, इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या वाकई में इन योजनाओं में कोई एक सूत्र है जो इन्हें जोड़ता है? बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक के ऊपर एक परत चढ़ाने जैसी कहानी है। जनधन के बिना किसानों को सीधा पैसा भेजना संभव नहीं था। गांवों में बिजली के बिना डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रह जाता। अच्छी सड़कों और बंदरगाहों के बिना मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता था। आयुष्मान भारत के लिए भी आधार और जनधन से बना डेटाबेस जरूरी था। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे फैलता हुआ एक जाल है, जिसने पिछले 1 दशक में भारत के शासन का तरीका ही बदल दिया है। ये एक जबरदस्त विश्लेषण है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमने बुनियादी ढांचे, वित्त, स्वास्थ्य और कौशल से जुड़ी योजनाएं देखी। भविष्य को देखते हुए भारत की विकास गाथा में अगला बड़ा खालीपन या गैप क्या हो सकता है, जिसे इस तरह के एक राष्ट्रीय मिशन की जरूरत पड़ेगी? क्या वो मानसिक स्वास्थ्य होगा, डेटा गोपनीयता होगी,
या फिर न्यायिक सुधार? ये सोचने वाली बात है।